मैं हिंदी उर्दू क्यों सिखाता हूँ? बहुत साल पहले मैं उत्तर भारत में रेलगाड़ी से कहीं सफर कर रहा था। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मैं कहां से कहां तक जा रहा था, पर इतना तो याद है कि जो सज्जन मेरी बगल में बैठे, गाड़ी के छूटते ही ऊंची छिड़ गई। उन दिनों भारत यात्रा करते समय नियमानुसार मैं हिंदी का कोई उपन्यास या कहानियों का संग्रह लिए यात्रा के दौरान पढ़ने का प्रयत्न किया करता था। मुझे देखकर अक्सर मेरे सहयात्रियों को थोड़ा सा अचंभा होता था एवं कभी कभार बात करना शुरू कर देते थे। हालांकि उस जमाने में भारत में काफी कुछ विदेशी लोग रेलगाड़ी से सफर करते थे, पर शायद कम ऐसे लोग मिलते थे जिसके हाथ में हिंदी का कोई उपन्यास दिखता हो। उस दिन उन सज्जन से बातचीत शुरू हुई और यात्रा पूछने के बाद उन्होंने मुझसे यह पूछा कि तुम क्या करते हो। जब मैंने बताया कि मैं हिंदी सीखता हूँ, तब मैंने देखा कि वे चकित हो गए। ऐसा लग रहा था मानो मेरी बात उनकी समझ में नहीं आ रही हो। मेरा जवाब दोहराकर उन्होंने, हिंदी सीखते हो? हिंदी सीखने से क्या फायदा होगा? ऐसा मालूम होता था कि कदाचित मेरे इस जवाब से उन्हें तकलीफ हो रही थी। उनकी तकलीफ दूर करने की चेष्टा करके मैंने कहा कि हिंदी सीखने के साथ साथ मैं हिंदी पढ़ाने का छोटा मोटा संभालता हूँ। स्पष्टीकरण करके मैंने जोड़ा कि मैं अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में हिंदी और उर्दू पढ़ाता हूँ। जब उन्होंने जाना कि मेरे पास नौकरी है, मैंने देखा कि उनकी तकलीफ दूर हो गई। लेकिन मेरा जवाब सुनकर पहले उनकी क्या हुई, उसके बारे में मैं सोचता रहा। उनकी प्रतिक्रिया से स्पष्ट था कि वे सोचते थे कि हिंदी कोई सीखने वाली चीज नहीं है। असल में मैं यह कह नहीं सकता था कि उनकी मातृभाषा क्या थी, लेकिन उन्हें हिंदी बराबर आती थी, इसमें कोई था। यह भी नहीं कह सकता था कि वे हिंदी भाषा के बारे में क्या सोचते थे, उसका आदर करते थे या नहीं। परंतु ऐसा जरूर लगा जैसे कि जब तक उन्हें मालूम नहीं हुआ कि हिंदी सीखते हुए मुझे बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ा, मेरे भविष्य को लेकर थोड़ी सी चिंता हो रही थी, यह सोचकर कि भली भांति हिंदी सीखकर मुझे क्या लाभ होगा। मेरे जवाब से रेलगाड़ी में बैठे उन सज्जन को जो व्याकुलता हो रही थी, उसका एक कारण मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अर्थात उन्हें चिंता हो रही थी कि हिंदी सीखने का लक्ष्य प्राप्त करके आर्थिक रूप से क्या लाभ होगा। रोजी रोटी की फिक्र किसे नहीं करनी पड़ती। कम से कम मैं, जो निम्न मध्य वर्ग के परिवार में पैदा हुआ, कभी इस चिंता से मुक्त नहीं हो पाया। युग, यह एक कटु सच्चाई सदा रही है कि विश्व में अधिकतम लोगों के सामने नौकरी की समस्या सबसे चिंताजनक है। और भारत में, जहां शताब्दियों से न तो केवल अंग्रेजी का दबदबा और वर्चस्व बना रहा है, वरन जहां लगता है कि कम से कम स्तर पर अधिकतर अंग्रेजी बाजार की भाषा के रूप में छाई रही हो, वहां बाजार से तथा समाज से हिंदी का क्या संबंध हो, यह तय करना सचमुच कठिन रहा है। लेकिन ये सब बातें भारत में किसे मालूम नहीं है। सारे भारत में जहाँ भी जाएं, गाँव जाएं, चाहे नगर जाएं, महानगर या देश के किसी भी प्रांत जाएं, लोग अपना भविष्य बनाने के लिए अंग्रेजी ग्रहण करना चाहते हैं। यह स्वाभाविक भी है और उचित भी है। अंग्रेजी भूमंडलीकरण की भाषा भी है, तो भला लोग इसे क्यों न। अगर कोई साहित्य रचना चाहे, यह सपना देखकर कि दुनिया भर के बाजारों पर मेरी रचना छा जाए, तो अंग्रेजी ही में रचने से यह सपना साकार होने की अधिक संभावना रहेगी। यह भी लोग जानते हैं कि अगर कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, जिससे उसका भविष्य उज्जवल होने की संभावना बढ़ जाए, तो पहले अंग्रेजी सीखनी चाहिए, इसीलिए कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही है। तो अगर कोई आकर कहे कि वह हिंदी सीखना चाहता है,
तो इस कथन पर प्रश्न उठाना बिल्कुल समझ में आता है, परंतु जो प्रश्न मेरे सहयात्री ने उठाया, उसमें एक और गहरी बात भी निहित थी। मेरे हिसाब से एक और दृष्टि से भाषा के मामले में उनकी सोच बिल्कुल ठीक थी। हिंदी कोई सीखने या सिखाने की वस्तु नहीं है। यही नहीं कि मैं कहूँगा कि हिंदी सिखाई नहीं जा सकती। इससे पूर्व कि आप सोचे कि क्या इसका अर्थ यह नहीं कि मैं, जो हिंदी पढ़ाने का छोटा सा काम संभालता हूँ, ढोंगी तो नहीं हूँ। मैं स्पष्टीकरण करना चाहूँगा। यह तो एक वास्तविकता है कि भारत में या तो हिंदी आती है या नहीं आती। जैसे अमेरिका में जिसकी पैदाइश होती है, उसे अंग्रेजी अवश्य आती है, चाहे उसके माता पिता अमेरिका के बाहर भी पैदा क्यों न हुए हों। अमेरिका के स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा लोग अंग्रेजी साहित्य पर अच्छी तरह लिखना सीखते हैं, और यही होता है भारत में। बहुत साल पहले किसी ने मुझसे यह भी कहा कि हिंदी आते आते आती है। उसकी यह अभिव्यक्ति मुझे बहुत ही अच्छी लगी, विशेष रूप से व्याकरण की दृष्टि से, और आज भी मैं मास्टर की कक्षा में इसका प्रयोग करता हूँ जब कृदंतों का प्रयोग क्रिया विशेषणों के रूप में सिखाने का समय आता है। यह एक बहुत ही सरल बात है, पर भाषा से समाज का जो मूल संबंध है, इस वाक्य में वह स्पष्ट दिखाई देता है। और यह बात हिंदी नहीं है, वरन हर एक भाषा की बात है। वास्तव में भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, बल्कि भाषा के बल किसी समुदाय की सीमाएं भी निर्धारित होती हैं। रहन सहन, व्यवहार, लहजों, विचारों, चिंताओं, खान पान, प्रायों, रीति रिवाजों, उठने बैठने, मिलने जुलने और प्रथाओं के स्वरूप सब भाषा के साथ निर्धारित हो जाते हैं। ऊपर से ये सब बातें बहुत ही तेजी से बदलती जा रही हैं, और बदलती जाएंगी। जहाँ भी जाएं, वहाँ जीवन का प्रवाह बहलेगा। और अगर हम यह कह सकेंगे कि दो व्यक्ति कभी बिल्कुल एक से नहीं होते, तो इसका मतलब यह है कि किसी एक व्यक्ति की भाषा किसी दूसरे व्यक्ति की भाषा से कभी पूरी तरह नहीं मिल सकती। भाषा विज्ञान में इसे इडियोलेक्ट, व्यक्तिगत भाषा हैं, और यह सब कुछ तीव्रता से प्रतिदिन ही बदलता जा रहा है। उम्र के बढ़ने के साथ जैसे व्यक्ति बदलता जाता है, उसी भांति उसकी भाषा भी बदलती जाती है। असल में भाषा कोई मूर्त वस्तु नहीं है जो कि पकड़ी जा सकती है। वाह की तरह वह एक सामाजिक प्रवाह है जो कि कभी रुकता नहीं। भाषा आती है और भाषा जाती है, आती रहती है और जाती रहती है, हवा में बुलबुले की तरह। जब हम किसी बोली का नाम रखना चाहते हैं, वास्तव में हम उस पर अपना मानने का प्रयास कर रहे हैं। नाम रखने का अर्थ ग्रहण करना या किसी वस्तु पर नियंत्रण रखना है, लेकिन भाषा पर न तो कोई नियंत्रण रख सकता है, न कोई कह सकता है कि उसकी परिभाषा क्या है और उसकी सीमाएं कहाँ होती हैं। ये चीज पकड़ी नहीं जा सकती, तो कक्षा में हम क्या कर रहे हैं? और जो छात्र हमारे पास आकर कहते हैं कि वे हिंदी या उर्दू या हिंदुस्तानी या उसका जो भी नाम सीखना चाहते हैं, तो भाषा को लेकर उनके दिमाग में क्या विचार उत्पन्न हुआ होगा क्या है, यह मुझे मालूम ही नहीं। हिंदी या उर्दू या हिंदुस्तानी को क्या समझकर हमारे पास आते हैं, और कक्षा में हम क्या सिखा रहे हैं अगर हम उन्हें भाषा नहीं सिखा रहे हैं। मैंने बहुत पहले अनुभव किया कि जो भाषा पढ़ाते हैं, वे ज्यादातर लोगों को आश्वासन दिलाने की कोशिश करते हैं कि जीवन में भाषा के आधार पर कुछ व्यवस्था है, कोई तर्क है, कुछ स्थायित्व है। यहाँ अमेरिका में हमारे छात्रों को यह भी आश्वासन चाहिए कि यह व्यवस्था समझी जा सकेगी कि नहीं, और यहाँ समझने का मतलब है कि उनका जो दृष्टिकोण है उसी के आधार पर। यही कारण है कि भाषा सिखाने वाले व्याकरण ही सिखाते हैं। और क्या करें,
व्याकरण उस वस्तु का नाम है जिससे हमें आश्वासन मिलता है कि दुनिया में कुछ नियम है, अंतरता है। व्याकरण अपने में एक दर्शन है संसार को समझने का। इसलिए प्राचीन काल में भारत में व्याकरण को एक दर्शन माना ही जाता था। ऐसा भ्रम न हो कि मैं कह रहा हूँ कि मनुष्य की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे भाषा कहा जा सकता, इसके बल संप्रेषण हो सकता है। बिल्कुल ऐसी वस्तु है, परंतु मैं यह तो अवश्य कहना चाहता हूँ कि वास्तव में जो हमारे मुंह से निकलता है, भाषा उस वस्तु तक सीमित नहीं है। भाषा वह चीज है जो कि हमारी रगों में दौड़ती है। चलना फिरना, हमारा उठना बैठना भी उस पर आधारित है। और घर घर यहाँ तक कि एक एक व्यक्ति में यह पृथक है और रोज सूक्ष्म ढंग से बदलती जाती है। तो जब हमारे पास छात्र आकर कहते हैं कि वे हिंदी सीखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी सहायता कर सकता हूं कि उन्हें दिखाऊं कि संसार कितना विशाल है और उसमें हिंदी जैसे नाम को लेकर जिस अमूर्त वस्तु को हम एक भाषा कहते हैं, वह सीखी जाने वाली वस्तु नहीं है। बस अगर कोई भाषा ग्रहण करना चाहे तो वहां जाकर रहना चाहिए जहां जाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे बहुत साल पहले सफर करते समय जिन सज्जन से मुझे बातचीत करने और सीखने का अवसर मिला था, उनसे निकट आने के लिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए मुझे उन्हीं की भाषा में बोलना पड़ा, चाहे उसे हिंदी या हिंदुस्तानी या इंग्लिश या जो भी उसे कहें। भारत के संदर्भ में यह तथ्य आसानी से समझ में आता है। उत्तरोत्तर लोग अपने गांव, शहर या प्रांत से पूरे देश में नौकरी पाने, घूमने या शिक्षा पाने के लिए जगह जगह चलते। उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र में जहां भी जाएं, वहां लोगों के साथ वहां की भाषा या बोली में संप्रेषण करना पड़ता है और लोग ग्रहण करते हैं, चाहे इच्छा हो या न हो, समाज में रहने के कारण ही। किसी कक्षा में जाकर नहीं सीख। दक्षिण के लोग उत्तर चले जा रहे हैं और उत्तर के लोग दक्षिण चले जा रहे हैं। लेकिन यह हिंदी की ही बात तक सीमित नहीं है, बल्कि अंग्रेजी की भी बात है, फ्रांसीसी की भी, जापानी की भी, तमिल की भी, यहाँ तक कि हर एक भाषा की बात है। वास्तव में भाषा सीखी या सिखाई नहीं जाती। इसका एक कारण यह भी है कि हिंदी एक मूर्त वस्तु है ही नहीं। कोई भी भाषा एक मूर्त वस्तु नहीं है जो कि कक्षा में बैठकर प्राप्त की जा सकती है। पर क्या इसमें विडंबना या विरोध नहीं होगा अगर मैं हिंदी पढ़ाने वाला होते हुए कहूँ कि हिंदी सीखी या सिखाई नहीं जा सकती? बल्कि यह ढोंग तो नहीं होगा। क्लास में जाकर मैं अपने छात्रों को धोखा तो नहीं दे रहा हूँ, दे भी रहा हूँ और नहीं भी दे रहा हूँ। इस पर निर्भर है कि जब हम कक्षा में जाकर भाषा की बात करते हैं तो उससे हम क्या समझते हैं। अधिकतम यह समझकर मेरी कक्षा में लोग आते हैं कि भाषा वह वस्तु है जिसका अलग व्याकरण होता है और जिसकी अलग शब्दावली होती है। परंतु थोड़ी वह समझने लगते हैं कि असल में वे मेरी कक्षा में बैठकर क्या कर रहे हैं। वे मुझसे ही बात करना सीख रहे हैं, जिसकी भाषा की परिभाषा अब तो की नहीं जा सकती। उसे मानक हिंदी या उर्दू या इंग्लिश या ऑस्ट्रेलियाई इंग्लिश या कुमाऊनी से हिंदी कहना चाहिए, मुझे मालूम नहीं। यानी वे एक विशेष बोली सीख रहे हैं जो कि मेरी अपनी बोली है। अगर वे असल में भारत जाकर वहां के लोगों से संपर्क स्थापित करना चाहेंगे, तो वहीं जाकर उन्हीं की बोली भाषा सीखनी पड़ेगी। इसके अलावा मुझे पूरी आशा है कि वे मेरी कक्षा में यह तथ्य सीखते होंगे कि भारतवर्ष इतना विशाल, विविधता और विभिन्नता से समृद्ध है और दिन ब दिन बहुत तीव्रता से देश और समाज बदलता जा रहा है, कि चाहे हम 3 वर्ष की भाषा की कक्षा में जो भी करें, उसकी विविधता तथा विभिन्नता के बारे में एक तिल के बराबर सीख पाएंगे। इसलिए
अंत में हम इस पर अधिक जोर देते हैं कि उन्हें अमेरिका में कक्षा में बैठकर साहित्य पढ़ने से सबसे अधिक लाभ होगा, चाहे वे कैसा भी साहित्य हो। 20वीं शताब्दी हो, 19वीं शताब्दी का साहित्य हो, या उससे भी पहले का साहित्य हो, गद्य हो, पद्य हो, सस्ता हो, उच्च कोटि की कृति हो या जैसा भी हो, साहित्य पढ़ने से और अंत में रचने से हमें दिखाई देता है कि अपने संप्रेषण के माध्यम समुदाय का क्या संबंध है। वे लोग गहराई से अपना जीवन, समाज, देश और काल कैसे समझने और समझाने की चेष्टा करते हैं। इससे आगे अगर कुछ सीखना समझना हो, तो भारत जाकर वहीं रहना पड़ेगा।